वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं और इस सीरीज के जो भी वीडियोस आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उसे आप लोग या तो प्लेलिस्ट से जा करके देख लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके ज़रूर देख लेंगे। क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी के सभी BPSC TRE 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 6 to 8 हो, 9th 10th हो या फिर 11th 12th, यानी 6 से लेकर 12th क्लास तक के सभी हिस्ट्री के प्रश्न जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर हर लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अपनी तैयारी को तेज करना है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बताना है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन थे? नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर पूछ रहा है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। ढाका में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है और उसके बाद 1907 में जो इसका अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो कराची में होता है। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? अब हमें बताना है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। यानी कि 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मिलकर के क्या प्रार्थना की थी? तो ये चीज़ हमें बताना है कि उन्होंने क्या प्रार्थना की थी। तो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। किस लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति जो था ये कौन था? तो ये मोहम्मद इकबाल थे। कौन? मोहम्मद इकबाल। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। यानी कि 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो इन्हीं की अध्यक्षीय भाषण में जो है मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का जो शीर्षक था वो क्या था? तो नाउ और नेवर, आर वी लिव आर पेरिस फॉर एवर। नाउ और नेवर, आर वी लिव आर पेरिस फॉर एवर। तो यही कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? बताना है पाकिस्तान शब्द का जनक। तो ये चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जो जनक है ये चौधरी रहमत अली है। लेकिन अगर पूछे कि पाकिस्तान अलग प्रांत की मांग पहले किसने की तो ये मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान शब्द का जनक पूछेगा तो ये चौधरी रहमत अली। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था?
तो ये चौधरी रहमत अली व उनके मित्र ने, किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्र ने क्या किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। निम्न में से किस युग में ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया? प्रथम बार पाकिस्तान का जो विचार था वो किसने दिया था? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि पाकिस्तान का विचार बोल रहा है, तो पाकिस्तान का विचार मतलब पाकिस्तान शब्द का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली। कौन? मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली थे। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की जो अध्यक्षता है, ये अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? लाहौर अधिवेशन 1940। क्या होगा? लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी थी हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? लाहौर में। क्या हो जाएगा? लाहौर में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी थी, ये हुआ था किसमें? तो लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग जो है ये सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी इन्होंने कब? 1940 में। कब की थी? 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1940 में की थी। इसके आगे देखेंगे कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान दिवस मनाया था तो वो कौन सी तिथि थी? तो ये थी 23 मार्च 1943। क्या थी? 23 मार्च 1943 की तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव था ये प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये खली कुज़मा ने रखा था। किसने? खली कुज़मा ने 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पाकिस्तान जो प्रस्ताव है इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने। किसने? सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। कौन सी तिथि? तो ये 16 अगस्त 1946 की तिथि होगी। क्या होगी? 16 अगस्त 1946 की तिथि। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया तब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस तब मनाया। कब मनाया मुस्लिम ने? जैसे कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया। जब कांग्रेस सरकार ने क्या किया? इस्तीफा दिया। किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था? किसने आह्वान किया था जिसके आधार पर मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना।
कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कौन सा जो कथन है ये सही नहीं है, गलत है, तो इसे बताना है। तो गलत कथन हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो सही बात है ये। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वे सदैव डायरी रखते थे, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ क्या है? गलत है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है ये कब रखा था? तो 1929 में रखा था। कब रखा था? 1929 में। जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? तो इसका कारण क्या था कि बहुमत के शासन की आशंका थी। क्या थी? बहुमत के शासन की आशंका। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये 31 दिसंबर 1928 को किसने की थी? तो ये की थी आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान ने की थी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराने वाले कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी। स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में कैसी थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। क्या थी? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। 1906 से लेकर 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में कैसी थी? तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पिरपुल रपट ये तैयार कराई गई थी, शरीफ रपट भी तैयार कराई गई थी, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट ये भी तैयार कराई गई थी, लेकिन सर मोहम्मद सादुल्ला रपट जो है ये तैयार नहीं कराई गई थी। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई। कहाँ पर? बंगाल प्रांत में। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो ये कराची के 1943 के अधिवेशन में। कराची के 1943 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया? तो द ग्रीन बुक का जो प्रारूप है ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने।
चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? तो ये योजना थी रास बिहारी बोस की। किसकी थी? रास बिहारी बोस की। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया जब? असम को स्वतंत्र प्रांत कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया कब? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया तब असम स्वतंत्र प्रांत के रूप में सामने आए। बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? बंगाल का एकीकरण जो है ये 1912 में संपन्न हुआ। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में। कब किया गया? 1911 में। अब देखेंगे आप लोग, कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा 1911 और कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा 1912। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। 1911 रहेगा तो 1911 हो जाएगा, 1912 रहेगा तो 1912 हो जाएगा। अगर ये दोनों दिया हो, 1911 भी दिया है और 1912 भी दिया है, दोनों दिया है, तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो ये देगा नहीं दोनों एक साथ, लेकिन बंगाल का विभाजन जो हुआ है उसकी घोषणा कब हुई थी? 1911 में ही हुई थी। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष आई? तो ये 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में की गई। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी को स्थानांतरित की गई? अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 1911 भी है और 1912 भी है। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, लेकिन वास्तविक रूप से दिल्ली स्थानांतरण जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। वास्तविक रूप से कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कालक्रम में क्रियान्वित हुआ था? यानी कि किसके समय में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी ये कहाँ थी? तो ये थी कलकत्ता। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो है वो कौन सी है? तो ये है 5 फरवरी 1922। यानी कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये किस तिथि को हुआ था, इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन का था। किसका था? असहयोग आंदोलन का। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। कब? असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। क्या हुई थी?
चौड़ी चौड़ा में हिंसा भड़क उठी थी। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में यानी 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का जो महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने? लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये थे CR दास। कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? असहयोग का मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? CR दास। क्या होगा? CR दास। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया कौन सा था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था ये था असहयोग आंदोलन। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया? तो ये असहयोग आंदोलन किया गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन किया गया राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखने वाले कौन थे? तो ये खुद महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया लेकिन इसके परिणाम को नहीं देख सके। तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये छपरा में सक्रिय थे। किस क्षेत्र में? तो बिहार के छपरा में सक्रिय थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था तो वह उपाधि कौन सी थी? तो वो उपाधि थी कैसर-ए-हिंद। क्या थी उपाधि? कैसर-ए-हिंद थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था तो वह कैसर-ए-हिंद की उपाधि थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी? कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की योजना का मूल भाग नहीं थी? तो विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, ये सही है, ये भाग थी। सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार करना, ये भी सही है। लोक परिवहन तथा संचार प्रणाली का बहिष्कार करना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना देना, तो ये चीज़ क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर C। असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या रही? असहयोग आंदोलन की जो सही उपलब्धि थी वो क्या रही? तो लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकाला गया। लोगों के मस्तिष्क से क्या किया गया? अंग्रेजों का भय निकाला गया इसमें। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ में बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी?
तो वे कौन थे? तो ये थे शौकत अली। कौन थे ये? शौकत अली थे। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रतिफल था वो क्या था? तो ये मुख्य प्रतिफल जो था ये हिंदू मुस्लिम एकता था। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। निम्न में से किसने, यहाँ पर हमें क्या बताना है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? अपनी वकालत छोड़ने वाले कौन थे असहयोग आंदोलन के दौरान? तो ये थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दी थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है उसे बताना है, यानी कौन सा गलत कथन है। तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, तो सही है ये। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। लेकिन इसमें देखेंगे कि एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो ये गलत है। एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? असहयोग आंदोलन का हिस्सा इनमें से कौन नहीं था? तो एम.ए. जिन्ना। कौन था? एम.ए. जिन्ना जो थे ये असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए थे। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? प्रश्न क्या है? 24 फरवरी, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने? डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई थी? असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई थी? तो भारतीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, सही है। स्वदेशी का प्रोत्साहन हुआ, ये भी सही है। ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार हुआ, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार मिला, ये चीज क्या है? गलत है। निम्नलिखित नेता असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। यानी कि कौन इसमें से नेता है जो कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे? तो वो है एम.ए. जिन्ना। एम.ए. जिन्ना है जो कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना किसने दी थी? तो ये थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? उसकी परीक्षा के जबकि 20 दिन ही बचे थे, उसने पटना कॉलेज छोड़ा। तो ये कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय नहीं अपनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय कौन सा इसमें से नहीं अपनाया गया था? तो पहले देख लेते हैं क्या क्या अपनाया गया था। तो उपाधियों और मानद पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामांकित स्थानों से इस्तीफा, सरकारी और अर्ध सरकारी समारोह का बहिष्कार। ठीक है, इसके बाद बच्चों को सरकारी पाठशालाओं और महाविद्यालयों से हटा लेना, चुनावों, विदेशी माल और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि आंदोलन प्रारंभ करते समय क्या नहीं अपनाया गया था। तो सरकार को मालगुजारी देने से इनकार नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? कौन सी इसमें से ऐसी मांग है जो कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने सरकार से मांग नहीं की थी? तो क्या क्या मांग की थी इसको पहले देख लेते हैं।
तो सरकार रॉलेट एक्ट वापस ले, ये मांग की थी। सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, ये भी मांग की थी। ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करे, ये भी मांग की थी। लेकिन इसने सरकार 1919 के रॉलेट एक्ट सुधार की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे, इसकी मांग नहीं की गई थी। दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा? 4 भाषाई क्षेत्र दक्षिण भारत में, इनमें से कौन सा है जो कि असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये असहयोग आंदोलन से क्या रहा? अप्रभावित रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।